उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में चंबल और यमुना नदियों के दोआब में स्थित जनपद इटावा पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान रखता है। इटावा का प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास काफी गौरवशाली और समृद्धशाली रहा है। वर्तमान समय में भी इटावा जनपद अपनी पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों को संजोए हुए लगातार विकास के मार्ग पर अग्रसर है। नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट ज्ञान टीवी यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के गौरवशाली इतिहास और वर्तमान से अच्छी तरह रूबरू कराने वाला हूं। इसके अलावा इटावा जनपद के धार्मिक, ऐतिहासिक और सभी पर्यटन स्थलों की शेयर भी कराने वाला हूं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती है, कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और भविष्य में तमाम उपयोगी जानकारियां पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इटावा जनपद का संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। उस काल में इटावा जनपद का यह क्षेत्र पंचाल राज्य का हिस्सा हुआ करता था और सम्राट द्रुपद पंचाल राज्य पर शासन किया करते थे। महाभारत काल की तमाम घटनाएं इस धरती पर घटित हुई हैं। पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान यमुना और चंबल नदियों के बीच घने जंगलों में काफी समय बिताया था। जिस समय पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ कुटिया बनाकर रह रहे थे, उसी समय पांडवों को पता चला था कि बकासुर नामक दानव के भय से लोग परेशान हैं। इसीलिए महाबली भीम ने बकासुर को मौत के घाट उतार दिया और लोगों को इस दानव के भय से मुक्ति दिलाई। जिस स्थान पर बकासुर नामक दानव मारा गया था, वर्तमान में वह जगह बकेवर नाम से प्रसिद्ध है। इटावा क्षेत्र का इतिहास वैदिक काल से पहले शुरू होता है। सिंधु सभ्यता का विस्तार केवल सिंधु घाटी में ही नहीं हुआ था, बल्कि भारत के अनेकों क्षेत्रों में भी हुआ था। उनमें से एक इटावा क्षेत्र भी था। जनपद के सफई गांव में तांबे से निर्मित औजार प्राप्त हुए हैं, जो सैंधव काल से संबंध रखते हैं। अगर आप इन तांबे के औजारों को देखना चाहते हैं तो आपको लखनऊ आना होगा, क्योंकि ये सैंधव कालीन औजार लखनऊ म्यूजियम में सुरक्षित रखे गए हैं। तमाम विद्वानों का मानना है कि इटावा का अस्तित्व पृथ्वी पर हजारों वर्षों से है। जब आर्यों ने अपने मूल निवास स्थान से आगे बढ़ना शुरू किया तो उनकी मार्गदर्शिका यमुना नदी थी। आर्यों की पसंदीदा नदियां सरस्वती और सिंधु थीं, लेकिन यमुना नदी की शुरुआत सरस्वती नदी के पास से ही होती थी। आर्य शुरुआती दौर में पशुपालन और खेती करते थे। उनको यमुना नदी के आसपास की हरियाली ने काफी प्रभावित किया, इसलिए वे आकर इटावा में बस गए। जैसा कि इटावा उस समय पंचाल प्रदेश का एक प्रमुख हिस्सा था, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित है कि पंचाल प्रदेश के एक राजा ने इटावा के चकर नगर में अश्वमेध यज्ञ किया था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख केंद्र इटावा था। महाभारत के आदि पर्व में इष्टिकापुरी में इक्र चक्र नगरी का उल्लेख व्यापक रूप से आया है। इसी धरती पर महाभारत युद्ध की रूपरेखा तैयार की गई थी। इस बात का प्रमाण हिंदू धर्म ग्रंथों में मौजूद है। इटावा जनपद के आसुई नामक स्थान पर जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल का कुछ समय भी व्यतीत किया था। यहाँ जैन तीर्थंकरों की प्राप्त मूर्तियां इस बात की गवाही देती हैं कि यह क्षेत्र जैन धर्म से गहराई से नाता रखता है। सम्राट हर्षवर्धन के शासन काल में इटावा कन्नौज के अंतर्गत आता था। मध्यकालीन इतिहास में इटावा के पौराणिक महत्व को देखते हुए यमुना नदी के किनारे एक किले का निर्माण कराया गया था। राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच इटावा के इकदिल के मैदानों में एक भयंकर युद्ध लड़ा गया था, जिसमें जयचंद के सेनापति सुमेर शाह मारे गए थे। उस समय कन्नौज राज्य के अंतर्गत इटावा पर सुमेर शाह शासन करते थे। मोहम्मद गौरी के 22 सेनानायक सहित हजारों सैनिक भी इसी युद्ध में मारे गए थे। इन लुटेरे आक्रमणकारियों की कब्रें 22 ख्वाजा के नाम से आज भी इटावा शहर में मौजूद हैं। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी और राजा जयचंद भी मारे गए थे। उसके बाद इटावा पर मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई थी। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले तमाम सुल्तानों की ओर से उनके पसंदीदा लोगों को इस क्षेत्र पर अधिकार दिया जाने लगा था। भारत में मुगल वंश की स्थापना होने के बाद इटावा भी मुगल साम्राज्य का एक हिस्सा बन गया था। सन 1751 से 1766 तक इटावा पर मराठों का कब्जा रहा था। इसी दौरान मराठा शासकों द्वारा टिक्सी महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया था। सन 1804 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित होने के बाद संपूर्ण इटावा जनपद भी अंग्रेजों के कब्जे में चला गया था।
सन 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इटावा वासियों ने भी अंग्रेजों को इटावा से भगाने का मन बना लिया था। हजारों की संख्या में लोगों ने अंग्रेजों के दफ्तरों ठिकानों पर धावा बोल दिया। तब इटावा प्रशासन ने आनन फानन में सरकारी खजाने को आगरा शिफ्ट करवा दिया था। इटावा वासियों का साहस देखकर अंग्रेजों को इटावा छोड़कर भागना पड़ा था, लेकिन 25 जून 1857 को ग्वालियर से अंग्रेजों की सेना वापस आ गई थी और तब देश आजाद होने तक इटावा ने स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई थी। 1857 के विद्रोह के समय एओ हुम इटावा के कलेक्टर थे। इन्हें भी अपनी जान बचाकर इटावा से भागना पड़ा था। बाद में इन्होंने ही राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में की थी। इटावा में लोगों ने गांधी के तमाम अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। 15 अगस्त 1947 भारत की आजादी के बाद जनपद के 548 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को ताम्र पत्र देकर सम्मानित किया गया था। अब आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं इटावा के नामकरण पर। इस क्षेत्र का नाम आखिर इटावा कैसे पड़ा? इस संबंध में कई कहानियां प्रचलित हैं। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में ईंटों का निर्माण काफी मात्रा में हुआ करता था, इसीलिए इसका नाम इटावा पड़ा। कुछ लोगों के अनुसार जब चौहान वंश के राजा सुमेर शाह किले का निर्माण करवा रहे थे, उसी दौरान नींव से सोने चांदी के ईंट मिले थे, इसलिए इसका नाम इटावा पड़ा। लेकिन जो कहानी सबसे सटीक है वो यह है कि इटावा शब्द का जन्म इष्टपथ से हुआ है, क्योंकि आगरा जिले के बटेश्वर से लेकर भरेह मार्ग को इष्टपथ कहा जाता था। इन रास्तों के बीच में अनेकों शिव मंदिर स्थापित थे, इसलिए इस रास्ते का नाम इष्टपथ पड़ा, जो बाद में इष्टिकापुरी हो गया। इष्टिकापुरी शब्द का उल्लेख भविष्य पुराण में भी हुआ है, इसलिए इस क्षेत्र को इष्टिकापुरी कहा गया, जो बाद में बदलकर इटावा हो गया। आपको कौन सा मत सही लगता है, कमेंट में जाकर जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में से एक इटावा अपने शानदार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संस्कृति के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है। सन 1998 में इटावा जनपद का औरैया और बिधुना तहसील को लेकर एक नए जिले का निर्माण किया गया था, जिसे औरैया जनपद के नाम से जाना जाता है। प्राचीन समय से ही जिले का अधिकांश भूभाग ऊंची ऊंची मिट्टी के टीलों के रूप में ही रही हैं और इनमें झाड़ी जंगल रहे हैं। आज भी इन भूभागों को चंबल के बीढ़े के नाम से जाना जाता है। दशकों पहले इन्हीं चंबल के बीहड़ों में डाकुओं का बसेरा हुआ करता था। 2311 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इटावा जनपद में 6 तहसीलें भरथना, सैफई, जसवंतनगर, चकरनगर, इटावा व ताखा हैं, जबकि 8 विकासखंड जसवंतनगर, सैफई, बसरेहर, टाखा, भरथना, महेवा, चकरनगर तथा इटावा हैं। यमुना तथा चंबल इस जनपद की 2 प्रमुख नदियां हैं, जो जनपद के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व भाग में बहती हैं। जनपद के दक्षिणी पूर्वी भाग में यमुना, चंबल, क्वारी, पहुज एवं सिंधु 5 नदियां एक साथ मिलती हैं। यह संगम पंचनद के नाम से प्रसिद्ध है और यहीं पर भगवान भोलेनाथ की एक महाभारत कालीन प्राचीन मंदिर भी है, जो हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। सेंगर, आहनैया, पुरवा एवं सिरसा जैसी छोटी नदियां भी जनपद के अलग अलग भागों में प्रवाहित हो रही हैं। इटावा जनपद की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती किसानी पर ही आधारित है। इसके अलावा इटावा में कई छोटे छोटे उद्योग भी संचालित होते हैं, जिसमें स्थानीय लोगों को आसानी से रोजगार मिल जाता है। फिर भी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की तरह यहाँ भी बेरोजगारी की समस्या आम है। लोगों को रोजगार की तलाश में अन्य बड़े शहरों की तरफ जाना पड़ता है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद की जनसंख्या 16 लाख से अधिक थी। इसमें 8 लाख से ज्यादा पुरुष और 7 लाख से ज्यादा महिला जनसंख्या थी। धार्मिक दृष्टिकोण से जनपद में 92.17% हिंदू व 7.20% मुस्लिम धर्म के लोग निवास करते हैं। जनपद की साक्षरता दर 79% के करीब है। 3,66,299 आबादी शहरी क्षेत्र एवं 12,15,511 आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। जनपद में कुल 692 गांव हैं और कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 471 है। वहीं जनपद में 3 नगर पालिका परिषद इटावा, भरथना व जसवंत नगर हैं तथा 3 नगर पंचायत यकदिल, बकेवर तथा लखना हैं। चंबल नगर के नाम से प्रसिद्ध इटावा जनपद के पूर्व में औरैया, पश्चिम में आगरा,
उत्तर में फर्रुखाबाद एवं मैनपुरी तथा दक्षिण में जालौन जनपद की सीमाएं हैं। इसके अलावा इटावा जनपद के दक्षिण में ही मध्य प्रदेश राज्य का भिंड जनपद की सीमाएं पड़ती हैं। इटावा जनपद का प्रशासनिक मुख्यालय इटावा शहर में ही स्थित है, जबकि इटावा जनपद कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। जिले में एक लोकसभा सीट इटावा है, जबकि इसी जिले का कुछ भाग मैनपुरी लोकसभा के अंतर्गत आता है। जनपद में विधानसभा की 3 सीटें हैं, भरथना, इटावा व जसवंत नगर। जिले में प्रति 1000 पुरुषों पर 875 महिलाओं की संख्या का लिंगानुपात है। इटावा जनपद हमेशा से ही साहित्य के क्षेत्र में प्रभावशाली रहा है। महाकवि गंग, नीलकंठ भट्ट, महाकवि देव, पंडित राम नारायण दुबे, शंकर प्रसाद दीक्षित जैसे साहित्यकारों से लेकर गुलाब राय, द्वारिका प्रसाद शर्मा, श्री नारायण चतुर्वेदी, पंडित भीमसेन शर्मा, शिशुपाल सिंह, गोपाल दास नीरज जैसे तमाम कवियों ने इटावा जनपद का गौरव पूरे देश में बढ़ाया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे, उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इटावा के इस्लामिया हाई स्कूल में पूरी हुई थी। इसी जनपद के सैफई में मुलायम सिंह यादव जी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर भारत के रक्षा मंत्री जैसे सम्मानित पद पर आसीन रहे और फिर उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का भी गौरव प्राप्त हुआ। इटावा जनपद की लोक संस्कृति को सहेजने के लिए प्रतिवर्ष एक मेले का आयोजन होता है। इसे इटावा नुमाइश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पूरे जनपद की सांस्कृतिक गतिविधियों की स्पष्ट छाप देखने को मिलती है। वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। अब चलते हैं सीधे इटावा जनपद के सभी पर्यटन स्थलों की सैर पर। देवी ब्राह्मणी का मंदिर। ये प्राचीन मंदिर जसवंत नगर कस्बे में स्थित है। यह मंदिर लगभग 2000 साल पुराना है। इस मंदिर के चारों तरफ चंबल के बीहड़ों का इलाका है। यहाँ चैत नवमी तथा आषाढ़ की पूर्णिमा पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन होता है। यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कालीवाड़ी मंदिर। यह मंदिर सनातन धर्म के उपासकों के रूप में प्रसिद्ध है। इस मंदिर में स्थापित माता जी की प्रतिमा को बंगाल के एक भक्त द्वारा लाया गया था। काली माता जी का यह मंदिर ब्रिटिश काल में क्रांतिकारियों का एक गुप्त केंद्र हुआ करता था। लखना काल देवी मंदिर। 1857 में यहाँ के जमींदार जसवंत सिंह ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर के अंदर देवी माँ की काले पत्थर की बनी 9 मूर्तियां स्थापित हैं। मूर्तियों के बगल में ही सैयद बाबा की मजार है, जिसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। कालीवाह मंदिर। यह मंदिर बीहड़ वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर काफी प्राचीन है। इसके इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। वर्तमान मंदिर की इमारत जनपद के लोगों ने ही बनवाई है। टिक्सी महादेव मंदिर। इस मंदिर को मराठा शासकों ने बनवाया था। इसके अलावा इटावा जनपद में ऐसे बहुत सारे धार्मिक ऐतिहासिक स्थल हैं जहां आपको एक बार जरूर जाना चाहिए, जैसे खटखटा बाबा का आश्रम, 22 ख्वाजा की मजार, चुगलखोर का मकबरा, भरे किला, प्रताप नेर किला, राजा सुमेर सिंह का किला, जुगरा मऊ गांव, बाबरपुर, बकेवर, चकरनगर, जामा मस्जिद इटावा, आसई किला, ग्वारी किला आदि ऐसे स्थान हैं जहां आप घूम सकते हैं। यदि आप प्राकृतिक वातावरण एवं जीव जंतु और जानवरों से ज्यादा प्यार करते हैं, तब तो आपको इटावा लाइन सफारी आना ही होगा। चंबल के बीहड़ों को भी आपको नजदीक से देखने का मौका मिल जाएगा। यकीन मानिए ये पल आपके जीवन का सबसे हसीन पल होगा। इटावा शहर पूरे देश के बड़े बड़े शहरों से सड़क मार्ग और रेल मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, इसलिए आप यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इन सभी स्थानों एवं ऐतिहासिक किलों की आप विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक जानकारियों के साथ साथ देश दुनिया के तमाम रहस्यों और अपने जनपद के सभी जानकारियों को पाने के लिए हमारा YouTube चैनल सीक्रेट ज्ञान टीवी अभी सब्सक्राइब करें।